बुराई के खिलाफ लड़ना, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर जो है हिम्मत होती है कि खुलकर आवाज उठाना, हम उसके खिलाफ लड़ सके। ऐसा ही कुछ हमारी क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है रजनी, जो एक करेक्टर है जिसने यहाँ पर, वैसे तो हमने देखा कि सिर्फ एक धारावाहिक की एक कड़ी हमारे सामने रखी गई, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर उसने उंगली उठाई, लेकिन एक्चुअल में ये धारावाहिक काफी लंबा रहा और अलग अलग मुद्दों पर रजनी ने अपने जो है विरोध को प्रकट किया। ये 90 का दशक का बहुत ही अच्छा एक धारावाहिक था जिसे हम देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो नेट पे भी जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि है हमारे क्लास 11th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। बुक है हमारी आरओ भाग 1 और इस पुस्तक में हम अभी गद्य खंड को कर रहे हैं और गद्य खंड में आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है रजनी, जिसे जो कि एक पटकथा है और इसे लिखा था मनु भंडारी ने। 90 की दशक का फेमस धारावाहिक रहा, जिसे हमने भी बहुत देखा अपने समय में। अगर आप लोगों ने तो जाहिर सी बात है नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो नेट पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से आपके लिए रखे गए हैं। पहला है गद्यांश आधारित और फिर है संपूर्ण पाठ आधारित। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला गद्यांश आ रहा है। हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था तुमने कि तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है। बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो ओ तू वैसे ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6 पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई। अमित की आंखों में फिर आंसू टपक पड़ते हैं। तो ये धारावाहिक का एक सीन था जहां पर अमित जो है अपने फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट लेकर आता है, जहां उसका स्कूल में 6 पोजीशन क्लास में आई है, जिसको लेकर वो बहुत ही रो रहा है। उसको इतना अच्छा, क्योंकि वो काफी अच्छा पढ़ने में बच्चा है और उसकी पोजीशन अच्छी नहीं आई। अब इस पर आपका प्रश्न है, देखिए, गद्यांश के अनुसार कितने लड़कों ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। तो कितने किया था, यहाँ पर 7 लड़कों ने शुरू किया था ना, तो हम क्या लगाएंगे, 7। नेक्स्ट आते हैं, अमित के अध्यापक ने वो उसे क्या कहा था। हाफ ईयरली परीक्षा में तुमने अच्छा किया है, अगर ईयरली में तुम्हें पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लगवा लो। नेक्स्ट है, उसने ट्यूशन ना लेने का परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। उपरोक्त सभी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो टीचर ने कही थी, तो हम कहाँ लगाएंगे, उपरोक्त सभी पे। नेक्स्ट आते हैं, अमित गणित में कम अंक के लिए किसे दोषी मानता था। अपने माँ बाप को, अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने अध्यापक को या रजनी को। तो वो किसको दोषी मान रहा था, अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन लगाने नहीं दिया था, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं, अमित की मम्मी ने गणित का ट्यूशन लगाने से क्यों मना किया था। क्यों इसलिए मना किया था, क्योंकि भाई वो ट्यूशन में अच्छे अंक लेके आता है, तो क्या जरूरत है ट्यूशन लगवाने की, इसलिए। अमित गणित में बहुत होशियार था, वह गणित में बिना ट्यूशन के ही अच्छे नंबर लाता था। इसके अलावा उन्हें अमित की प्रतिभा पर भी भरोसा था। तो सही क्या है, उपरोक्त सभी, इसीलिए उन्होंने ट्यूशन लगाने के लिए मना कर दिया था कि भाई जब अच्छा पढ़ रहे हो तो आगे भी अच्छा करोगे, तो इसकी क्या जरूरत है ट्यूशन लगाने की। अमित की कौन सी पोजीशन आई थी, कौन सी पोजीशन थी, उसकी 6th पोजीशन थी, है ना, तो हम क्या लगाएंगे, 6th पोजीशन। नेक्स्ट देखिए गद्यांश क्या है। एकाएक जोश में आकर आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर आप दीजिए हमारा साथ, दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े ही लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता कोई, फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला ही ना जा रहा हो, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा।
माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे तो यहाँ पर रजनी जो है वो एक न्यूज़पेपर के संपादक के पास गई है, जहां वो समझा रही है कि भाई न्यूज़पेपर में इस मुद्दे को उठाए, ठीक है, और इससे उठने से कितने लोगों को लाभ होगा, ये सारी चीजें वो समझा रही है। अब इस पर आपका प्रश्न है, लेखक अध्यापक से कह रहा है, संपादक से कह रहा है, अभिभावकों से कह रहा है या निदेशक से कह रहा है? तो ये किससे कह रहा है? यहाँ पर जो है लेखक यानी कि हमारे जो मनु भंडारी है, यहाँ किसके साथ संपर्क में है? ये जाहिर सी बात है किससे? संपादक से संपर्क में है। नेक्स्ट आते हैं, संपादक से रजनी किस विषय में बात कर रही है? निदेशक के विषय में, अध्यापकों के विषय में, ट्यूशन के विषय में या उपरोक्त सभी के विषय में? किसके बारे में वो मुद्दा उठाने गई थी? वो ट्यूशन के विषय में ही उठाने गई थी, तो किसके बारे में बात करेगी? ट्यूशन के विषय में। नेक्स्ट है, अखबार किसी बात को व्यापक कैसे बना देता है? उसका प्रोसीजर क्या होता है? जब अखबार किसी बात को उठाता है तो उसका प्रचार प्रसार पूरे समाज में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक दो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, वो पूरी सिटी में तक पहुंचता है ना। जब अखबार किसी बात को उठाता है तो सभी लोग उस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। फिर जरिया भी है कि आपस में डिस्कशन होता है। जब अखबार किसी बात को उठाता है तो इससे जनमत तैयार होता है, फलस्वरूप अन्याय या शोषण के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे ये सारी चीजें होती है, पहले अखबार में छपती है, लोग अपना पढ़ते हैं, फिर मत प्रस्तुत करते हैं और इस तरीके से शोषण के खिलाफ एक मुहिम सी शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? उपरोक्त सभी पे लगाएंगे। नेक्स्ट है, रजनी संपादक को ट्यूशन रोकने के क्या क्या लाभ गिनाती है? क्या क्या उसने फायदे बताए हैं उसने? देखिए, इससे प्रभावित अनगिनत बच्चों व उनके माता पिता को ट्यूशन की समस्या से राहत मिलेगी। बिल्कुल सही, उसने ये बताया था। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, वे शिक्षा को बड़ा मानेंगे ना कि पैसा को। वो भी सही उसने बात बोली थी। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या संपादक रजनी की सहायता करने को मान जाता है? हाँ बिल्कुल मान जाता है। तो हाँ हम कहाँ लगाएंगे? हाँ पे लगाते हैं। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया है? देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांतिबाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम। नकल उतारते हुए हमें क्या करना? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माय फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। अब यहाँ पर क्या है? रजनी अपने पति रवि के साथ कन्वर्सेशन में, जहां वो बोलता है कि अरे भाई ये तो होता रहता है, क्यों तुम इसके पीछे इतना ज्यादा विचलित हो रही हो? अरे ये चलता है उस चीज। तो वो रवि के ऊपर, अपने पति के ऊपर इतना गुस्सा हो जाती है। रजनी के चरित्र की विशेषताएं क्या है? वह समाज सेविका है, वह किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर सकती, गलत होने पर वह अपने पति तक को दोषी मानती है। उपरोक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं उसके अंदर है, तो हम क्या लिखाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में रजनी के पति के बारे में क्या पता चलता है? वह जिम्मेदार है, अपनी पत्नी से डरता है, अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है, या उपरोक्त सभी। तो वो क्या है? वो अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है, उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज से ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता है। गद्यांश के अनुसार गुनहगार कौन होता है? गुनह को बर्दाश्त करने वाला भी गुनहगार होता है, गुनाह करने वाला भी गुनहगार होता है। सिंपल, दोनों को बताया गया है। गलती करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, गलती करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, दोनों। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नंबर 3 पे। गलती सहने वाला गुनहगार कैसे होता है? क्योंकि गुनहगार को इससे बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। जो गुनाह कर रहा है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे अन्याय करने वाले को साहस मिलता है, क्योंकि इससे न्याय करने वाले को साहस मिलता है, क्योंकि इससे अन्याय समाप्त हो जाता है, क्योंकि इससे अन्याय करने वाले को शर्म महसूस होती है। तो कैसे होता है? ये होता है क्योंकि इससे अन्याय करने वाले को साहस मिलता है, इसलिए गलती सहने वाला गुनहगार होता है।
तुम जैसे लोगों के कारण ही देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। वाक्य में रजनी क्या बताना चाहती? चलिए देखते हैं। उसका पति नकारा है, उसका पति गैर जिम्मेदार है, उसके पति को उसकी बातें समझ नहीं आती, किसी दूसरे पर होते अन्याय को देखते हुए भी अनदेखा करने वाले व्यक्ति कभी देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस वक्तव्य से ये पता चलता है कि वो बता रही है कि किसी दूसरे पर अन्याय होते हुए अगर हम अनदेखा करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4। यहाँ क्या दिया है? हेडमास्टर, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। अब क्या बात है, टीचर ने जो गलत किया उसकी शिकायत करने वो प्रिंसिपल के पास जाती है। अब प्रिंसिपल भी कॉपी दिखाने को तैयार नहीं था और इस तरीके से वो बोलता है, तो यही कन्वर्सेशन जो है टीचर और प्रिंसिपल और जो है रजनी के बीच होती है। अब इसमें कन्वर्सेशन पे भी आपके 5 प्रश्न बने। देखिए क्या है, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? ये वाक्य हेडमास्टर के कैसे व्यवहार को दर्शाता है? जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, आलसी या बेपरवाह। तो भाई स्कूल, ये मामला आपके स्कूल का है, अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा? गैर जिम्मेदारी। नेक्स्ट आते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। रजनी का यह कथन कहां तक उचित है? कथन पूर्णतः सत्य और उचित है, क्योंकि प्रधानाचार्य का पद जिम्मेदारी का पद है। बिल्कुल सही है। कथन पूर्णतः असत्य और अनुचित है, क्योंकि प्रधानाचार्य का पद जिम्मेदारी का पद है। कथन पूर्णतः सत्य और उचित है, क्योंकि प्रधानाचार्य का पद कोई जिम्मेदारी का पद नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन कौन सा है? पहला वाला। कथन पूर्णतः सत्य और उचित है, क्योंकि प्रधानाचार्य का पद जिम्मेदारी का पद होता है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं रह सकते हैं तो आपको इस पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ये पद। ट्यूशन के नाम पर क्या हो रहा था? व्यवसाय। बच्चों का शोषण किया जाता था, बच्चों को डराया धमकाया जाता था, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें कम अंक दिए जाते थे। तो ये सारा ही काम हो रहा था। तो हम कहाँ लगा देंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कॉपियां ना दिखाने का नियम कहां तक उचित है? अब बताइए, जो कॉपियां नहीं दिखाई जा रही है इसका नियम कहां तक उचित है? नियम सर्वथा न्यायपूर्ण है, किसी को कोई हक नहीं होता कि वह इस नियम का उल्लंघन करे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है, नियम सर्वथा अन्यायपूर्ण है, इस नियम के नाम पर अंकों की गड़बड़ी को ढका जाता है। कोई भी अध्यापक इस तरह का नियम बना सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? सेकंड वाला। नियम सर्वथा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इस नियम पर अंकों की गड़बड़ी को ढका जा सकता है कि भाई जो हेरफेर हुई है वो हमें देखने को, भाई हमारे बच्चे ने क्या किया ये हमें देखने की पूरी आजादी होती है ना। नेक्स्ट आते हैं, विद्यालय में किस तरह के हेडमास्टर होने चाहिए? जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, जो मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार। तो हमें लगता है ये सारी चीजें सही। तो हम कहाँ लगाएंगे? उपरोक्त सभी। चलिए, अब हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न तो खत्म हो गए। अब हम आ गए कहाँ? संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। यानी कि अभी तो तुम एक ही गद्यांश देख कर रहे थे, अब पूरे चैप्टर से बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्या दिया है? रजनी पाठ किस विधा से संबंधित है? तो ये कौन सी विधा? जैसे मैंने बताया कि ये धारावाहिक से लिया गया है, तो सीधे सीधे कहाँ से आया? ये पटकथा, कहानी, एकांकी, पटकथा या निबंध। तो किससे लिया गया है? पटकथा से। नेक्स्ट आते, रजनी पाठ की लेखिका कौन है? अभी हमने देखा था, कौन थी? मनु भंडारी। तो कौन है? मनु भंडारी जी। नेक्स्ट आते, रजनी के लिए लीला ने कौन सी मिठाई मंगवाई थी जब वो पास हो गया था? केसरिया बर्फी, केसरिया रसमलाई, केसरिया जलेबी या केसरिया? तो कौन सी लगाई थी? केसरिया रसमलाई। नेक्स्ट आते हैं, चपरासी रजनी को अंदर क्यों नहीं जाने देता है? पहले से समय ना लेने के कारण, रिश्वत ना देने के कारण, डायरेक्टर का आदेश ना होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं।
रजनी ने उसे रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसके बाद जो आदमी आया था उसने उसको रिश्वत दी और तुरंत चपरासी ने अंदर जाने दिया, और रजनी पहले से बैठी थी, उसको नहीं जाने दिया था। तो रीजन क्या था? रिश्वत ना देने के कारण वो अंदर जाने नहीं दे रहा था। बोर्ड प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? कितनी ग्रांट देता है? ये चैप्टर में था, वो देता है 90% की ग्रांट देता है। नेक्स्ट है, बोर्ड ने रजनी के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया? जैसा उसने रखा था जस का तस स्वीकार कर लिया गया, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं की गई थी। तो क्या है? ज्यों का त्यों, कुछ बदलाव करके, स्वीकार करने में आनाकानी करके, थोड़ी सी बातें मानकर और कुछ मना करके। तो सही क्या था? ज्यों का त्यों कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। यह किसका कथन? प्रधानाचार्य का, रजनी का, संपादक का या अभिभावकों का? तो ये बात कही थी संपादक महोदय ने। पाठ के अनुसार शिक्षा क्या बनती जा रही है? अभिभावकों पर बोझ, व्यवसाय, आधुनिक या बच्चों पर बोझ? तो क्या बनती जा रही है? एक व्यवसाय, एक बिजनेस के तौर पर बनती चली जा रही। अमित को गणित में कुल कितने अंक मिले थे? 72, 73, 82 या 62? तो कितने मिले थे? 72, यानी कि 72 अंक मिले थे। कौन अन्याय का डट कर मुकाबला करने की बात करता है? जाहिर सी बात है, इसे रजनी ने बोला था। प्रधानाध्यापक, संपादक, लीला या रजनी? तो किसने बोला था? रजनी ने ये बात बोली। तो इस तरीके से हमने खत्म किए अपने इस रजनी अध्याय के प्रश्न उत्तर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। चैप्टर भी ऐसे भी इंटरेस्टिंग था, हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बने फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, लेकिन फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।